तो आज से हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स को स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हमारा मेन फोकस जो है वो सॉलिड मटेरियल्स पर है और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, जब हमने किसी चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ना हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में जानना हो, तो फिर ज़रूरी ये है कि हमें उसका स्ट्रक्चर पता हो कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी नेचर कैसी है। तभी हम उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम जान सकेंगे। अब सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमने एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जिन्हें हम डेली यूज़ भी करते हैं। जैसे अगर सॉलिड एक मेटल है तो उसको हम थर्मल कंडक्शन के लिए और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और थर्मल कंडक्शन जो है ये किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, कौन सा जो मटेरियल है वो ज़्यादा सूटेबल है इनकी कंडक्शन के लिए और कौन सा मटेरियल जो कि सूटेबल नहीं है, तो ये भी हमने पता लगाना है। कौन सा मटेरियल है जिसकी कंडक्शन की प्रॉपर्टी ज़्यादा है और ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, इस चीज़ को भी स्टडी करना है। फिर बाज़ दफ़ा हमें कुछ ऐसे मटेरियल्स चाहिए होते हैं कि जो ना तो फुली कंडक्टर्स हों और ना फुली इंसुलेटर्स हों, तो जो कि फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में यूज़ होते हैं, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर। उधर हमें सेमीकंडक्टर मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनकी नेचर क्या है, इनको यूटिलाइज़ कहाँ पर किस तरीके से किया जा सकता है। अब देखिए, जो यूटिलाइज़ेशन है ना, ये भी आपको तब तक जो है वो आप उसको किसी मटेरियल को प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं कर सकेंगे जब तक आपको उसकी नेचर का ना पता हो। अगर आपको उसकी नेचर का पता लग गया है तो आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी प्रॉपर्टीज़ को एनहांस भी कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर्स के अंदर जब हम डोपिंग करते हैं तो हम कंडक्शन इंक्रीज़ कर लेते हैं। जहाँ पर हमने ज़्यादा करंट पास करवाना होता है, कंडक्शन ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पर हम ज़्यादा डोपिंग कर लेते हैं। तो ये हमें कैसे पता लगा, जब हमने स्ट्रक्चर को जाना कि स्ट्रक्चर कैसा है सेमीकंडक्टर्स का। फिर हमें समझ आई कि हम इसके अंदर कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करेंगे और उससे क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। सॉलिड्स में भी जो है वो टाइप्स हैं आगे मज़ीद। पहले तो जो है वो मैटर की टाइप्स आप लोगों ने पढ़ी थी कि ये लिक्विड फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में होता है, और प्लाज्मा भी जो है वो आपने इसकी एक फॉर्म पढ़ी थी। तो अब सॉलिड्स की जो टाइप्स हैं वो क्या क्या होंगी, तो अब हम ये देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो ये भी आप लोगों ने कुछ हद तक पढ़ी हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। एक तो आप लोगों ने पढ़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड आप लोगों ने पढ़ा अमॉर्फस सॉलिड, और कौन सा सॉलिड पढ़ा आप लोगों ने? चलिए हम सिर्फ पॉलीमर्स लिख देते हैं। जैसे कि हार्ड जो प्लास्टिक है, वालेकुम सलाम, ये क्या है कि ये पॉलीमर्स से बनी होती है। इसके अंदर लॉन्ग चेन्स होती हैं, कार्बन्स की, हाइड्रोजन की और डिफरेंट कंपाउंड्स की। तो ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर लॉन्ग चेन्स हों वो पॉलीमर्स कहलाते हैं। तो ये पॉलीमर्स जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, जैसे कि बेंजीन और पेट्रोल। आपने इसी तरीके से और भी इसके एग्जांपल हैं। ये अल्कोहल, उसके अंदर जो है हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन्स होती हैं, पॉलीमर्स होते हैं, लेकिन वो क्या है, लिक्विड फॉर्म। लेकिन पॉलीमर जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं।
अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ये बड़ा परफेक्ट सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसके अंदर क्या खास बात है कि एटम्स की जो एक खास अरेंजमेंट होती है। रेगुलर पैटर्न्स होता है एटम का। अमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं बच्चों, ये ऐसे सॉलिड्स हैं जिनका कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता। इनका जो है वो स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट होता है बिटवीन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ये इंटरमीडिएट स्टेट है। और इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास जैसे ग्लासी सॉलिड जो है ना वो, अब ये जो ग्लास होता है ना, इसको आपने ये नहीं समझ लेना कि ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है इसका, क्योंकि ग्लास हमें देखने में जो है वो लगता है जैसे कि ये क्रिस्टल है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्लास जो है ये अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर आता है, इसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता। ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। ये जो है अभी हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, तो इसमें आप देखें कि ये जो मैं बात कर रहा था कि एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे, फिर नॉन क्रिस्टलाइन डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इसी तरीके से द क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ सॉलिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट। यही बात जो मैंने आपको बताई थी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनके अंदर रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट होती है एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की। तो मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। बहुत सारे सॉलिड्स जो है ना वो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्डर structure is more than that released during the formation of a disorder structure। ये उसकी रीजन बता रहा है कि जब भी एक ऑर्डर स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी एज कंपेयर टू एक डिसऑर्डर जो है वो स्ट्रक्चर बनता है। तो और आपको पता है कि जहाँ पर भी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी वहाँ पर ही, क्योंकि सिस्टम जो है वो हमेशा अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करता है। कोई भी सिस्टम जो है वो ये चाहता है कि उसकी एनर्जी मिनिमम से मिनिमम हो। तो इसलिए फिर क्या होगा कि क्रिस्टलाइन जो नेचर है सॉलिड्स की वो ज़्यादा होगी। ज़्यादातर सॉलिड्स हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर के होंगे। तो दस द क्रिस्टलाइन स्टेट इज अ लो एनर्जी स्टेट। ये बड़ी बात जो अभी मैंने आपको बताई है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये लो एनर्जी स्टेट्स होंगे, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है इनकी फॉर्मेशन में, एंड इज देयरफॉर प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स। द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में सब डिवाइडेड इनटू सिंगल क्रिस्टल एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ये सिंगल क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं और पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी हो सकते हैं। इनकी हम जो है वो टाइप्स आगे देखेंगे। इन सिंगल क्रिस्टल्स द periodicity of atoms extends throughout the material as the case of डायमंड। अब डायमंड के अंदर अगर आप देखें तो डायमंड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसके अंदर जो सिर्फ कार्बन एटम जो है उसकी रेगुलर अरेंजमेंट के साथ जो है ना वो पूरा इसका स्ट्रक्चर डेवलप होता है डायमंड का। तो अब सिंगल एटम है कार्बन का जो कि एक दूसरे कार्बन से मिलकर और इसी तरीके से मजीद कार्बन एटम्स जो है आपस में मिलकर सिंगल एटम्स मिलकर जो है वो डायमंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हैं क्वार्ट्ज और मिका एटीसी। A polycrystalline material arrangement of a number of small crystallites with random orientation separated by well defined boundaries। अब देखें कि कुछ कुछ सॉलिड्स जो है ना वो ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर जो है ना वो हमारे पास
ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो स्मॉल स्केल के ऊपर एग्जिस्ट करता है, लेकिन इनके जो ये अब ये एक स्मॉल इसके अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, उसी तरीके से जो है वो ये ये लेकिन अब ये मिलकर क्या करेंगे कि आपस में जो सॉलिड बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये हमारा पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएगा। इसके अंदर जो एक का ये जो हमारे पास बन रही है बाउंड्री, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। लेकिन अब इसके साथ जो दूसरी हमारे पास अब बाउंड्री आई है, इसके अंदर भी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, लेकिन इनका आपस में कोई जो है वेल डिफाइंड, इन दोनों हमारे पास जो डोमेन्स हैं, इनको हम डोमेन्स बोलते हैं, इनका आपस में कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, ये बस क्लोजली पैक होती हैं। और एक डोमेन के अंदर क्या होता है, एटम्स का रेगुलर पैटर्न होता है। जैसे कि अगर एक डोमेन में यहाँ पे शो कर दूँ, ये एक डोमेन है, इसके अंदर एटम्स जो है वो रेगुलरली एक पीरियोडिक वे में अरेंज होंगे। तो इसके बाद जो है वो दस क्रिस्टलाइन स्टेट इज लो इन विच, तो हमने पढ़ लिया अभी। A polycrystalline is an arrangement of number of small crystallites, अच्छा ये भी हो गया। The small crystallites known as grains, अच्छा इनको जो है वो grains बोलते हैं, कि जो स्मॉल क्रिस्टल जो है जिससे मिलकर पॉली क्रिस्टल बनी हुई है उसको हम ग्रेन कहते हैं, और उनकी बाउंड्रीज को ग्रेन बाउंड्रीज कहते हैं। जैसे कि ये मैंने अभी डायग्राम बनाई थी, ये हमारे पास कोई क्रिस्टल है, अब इसके अंदर ग्रेन्स हैं, ये ग्रेन्स हैं, इनकी बाउंड्री जो है वो ग्रेन बाउंड्री कहलाएगी, और इन ग्रेन्स के अंदर क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मौजूद है। It may be noted that although the periodicity of the individual crystallites is interrupted at a grain boundaries, yet the polycrystalline form of material may be more stable compared with the single crystal form। तो कहता है कि ये जो बाउंड्रीज पर आकर जो ग्रेन की प्रॉपर्टीज हैं, जो ग्रेन की बाउंड्रीज पर आकर जो स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ी चेंज हो जाती हैं। अब ये बाउंड्रीज पर प्रॉपर्टीज चेंज कैसे होती हैं? अब आपको पता है कि जैसे कि मैं एक बाउंड्री बनाता हूँ डायमंड की, क्रिस्टल की। अब डायमंड के क्रिस्टल के अंदर हर जो कार्बन आइटम है ना, वो अपने 4 कार्बन आइटम्स के साथ जो है वो अटैच है। एक कार्बन आइटम जो है वो 4 कार्बन आइटम्स के साथ उसकी जो है वो बॉन्डिंग होगी। लेकिन अब सरफेस पे क्या होगा कि सरफेस पे जो कार्बन आइटम है वो कंप्लीट जो है वो बॉन्डिंग उसकी 4 में नहीं हो सकती। या तो एक उसने इधर एक बॉन्ड बनाया होगा, एक इधर, कम से कम जो है उसके फिर वो क्या होगा कि इसके 3 जो है वो बॉन्डिंग स्टेट्स होंगी, सरफेस पे चौथी जो है वो नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर आकर प्रॉपर्टीज जो है वो थोड़ी चेंज हो जाती हैं, सरफेस के ऊपर आकर ना, बाउंड्रीज के ऊपर आकर क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। इसी वजह से वो यहाँ पर ये कह रहा है कि इट मस्ट बी नोटेड दैट द periodicity ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टल, ये जो इंडिविजुअल जो हमारे पास ग्रेन है इज इंटरप्टेड एट ग्रेन बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज पर आकर जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज इंटरप्ट होती हैं। येट द polycrystalline form of a material may be more stable, कहता है कि लेकिन क्या है कि ये मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू सिंगल क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो ये जो है ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल क्रिस्टलाइन फॉर्म। मोस्ट ऑफ द मेटल्स एंड सिरामिक एग्जिबिट्स पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, बहुत से जो मेटल्स हैं या जो सिरामिक्स हैं वो पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को शो करते हैं, या उनका स्ट्रक्चर जो है वो पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। द नॉन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स, ये मैंने आपको बता दिया था, आर कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीटली रैंडम अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इसमें रैंडम अरेंजमेंट होती है। द periodicity if at all present extend up to the distance of a few atomic diameters only। कहता है अगर periodicity होगी भी तो सिर्फ 2 या 3 एटम्स तक, थोड़े डिस्टेंस तक जो है periodicity होगी, लेकिन आगे फिर जो है वो periodicity डिस्टर्ब हो जाएगी। Such a type of material are formed when the atoms do not get sufficient time to undergo a periodic arrangement। ये जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा टाइम ना दें कि वो पीरियोडिक अरेंजमेंट में आए और जल्दी कूल डाउन होकर सॉलिड हो जाए। तो जैसे एक गिलास होता है ना, गिलास को आप मेल्ट करते हैं, तो मेल्ट करके वो जैसे ही ठंडा होता है तो फ़ौरन से क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है। उसको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो आपस में सही डिफ्यूज़ हो सके और अपना क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना सकें। उस वजह से फिर जो है ना, ये उसका जो थोड़ा स्ट्रक्चर है वो इरेगुलर रह जाता है, जिस वजह से वो अमॉर्फस सॉलिड्स की इसमें आ जाता है कैटेगरी में। तो ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस मटेरियल।
मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक एंड रबर आर आल्सो अमॉर्फस, कहता है बहुत सारे जो प्लास्टिक्स हैं या रबर्स हैं ये भी अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। The science which deals with the study of geometrical form and physical properties of crystalline solids is called crystallography। ये बड़ी जो है ना वो टेक्निक है जो कि आगे आपको यूज़ भी करनी पड़ेगी, आपके एमफिल अगर करेंगे तो वहाँ पर अगर आप ज़ाहिर सी बात है आपको करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। और तो उधर आपको जो है ना वो जो भी आप क्रिस्टल, अगर आपकी जो रिसर्च है एक्सपेरिमेंटल है तो आपका जो भी मटेरियल है उसकी आपको प्रॉपर्टीज जानने के लिए उसकी क्रिस्टलोग्राफी करनी पड़ेगी। क्रिस्टलोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं कि कंप्लीट उसकी जो मटेरियल है ना उसकी ज्योमेट्रिकल उसकी हम ज्योमेट्री देखते हैं कि ज्योमेट्री कैसी होगी और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उसको हम स्टडी करेंगे। तो ये क्या कहलाता है, ये क्रिस्टलोग्राफी कहलाता है।